हाँ जी बच्चों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे और वो भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सोल प्रोप्राइटरशिप के। देखो, अगर मैं टॉपिक का बात करूं तो टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसमें दो चीजें समझने वाली है। सबसे पहले तो व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो होता क्या है कि जब हम बिजनेस करते हैं, तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शन कि हम एज अ कंपनी अपने आप को रजिस्टर करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं, एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनर। सोल मतलब क्या होता है, वन इंडिविजुअल। तो इसमें सिंगल ओनर है, वही उस बिजनेस का क्या है, करता धरता है, वही बिजनेस में सारे डिसीजंस लेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस के फाइनेंशियल्स के बारे में बताएगी। फाइनेंशियल्स एज एन मनी के बारे में बताएगी, पैसों के बारे में बताएगी। और हम बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है। अब उस पैसे को हमने जब इन्वॉल्व करा, कुछ ट्रांजेक्शंस करी, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा। तो हमें यह देखना है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है, आपने पूरे साल पढ़ाई करी, एंड में आपको क्या दी गई, एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं। रिपोर्ट कार्ड को हम मार्क्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं क्योंकि वो आपके मार्क्स के बारे में बता रही है। ऐसे ही बिजनेस की एक रिपोर्ट कार्ड है जो बिजनेस के पैसों के बारे में बिजनेस को, लाइक बिजनेसमैन को या जो और यूजर्स हैं उनको बताती है। ऑलराइट, तो दीज आर द स्टेटमेंट्स। ये क्या है, आपकी स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बनाई कब जाती है, अकाउंटिंग पीरियड को जब एंड हो जाता है। हम जो अकाउंट्स बनाते हैं उसका हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक पीरियड है जिसको हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, जो कि आपका 1 ईयर का होता है। जो पीरियड कितना है आपका, 1 ईयर। जनरली इट स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। तो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है 1 ईयर का होता है। वो 1 ईयर कभी भी स्टार्ट हो सकता है, कभी भी एंड हो सकता है। बट इन इंडिया वी ऑफिशियली फॉलो फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च को हम बनाते हैं। 31 मार्च 24, 25 जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंगली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। बनाते किसकी हेल्प से हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्यों बनाई जाती है, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिससे हम बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता लगाते हैं और क्या पता लगाते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाते हैं। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है, मार्क स्टेटमेंट मिलती है, तो वो आपकी थ्रू आउट द ईयर, सारा साल आपने कैसा परफॉर्म करा उसके बारे में बताती है विद द हेल्प ऑफ मार्क्स। तो आपके मार्क्स होते हैं, उन मार्क्स के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है कि आपने कैसा परफॉर्म करा है। तो ऐसे ही यहां पे भी क्या होता है, बिजनेस ने सारा साल ट्रांजैक्शंस करी, सामान खरीदा, बेचा, कुछ खर्चे हुए, कुछ इनकम्स हुई, उसके बेसिस में एंड में बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हमें किससे पता चलेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की हेल्प से। दैट इज हमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है कि बिजनेस की प्रॉफिट अर्न करने की क्या एबिलिटी है, कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रही है। ठीक है, तो ये जो हम निकालते हैं ना प्रॉफिट, ये हम एक दिन का प्रॉफिट नहीं निकालते, हम अकाउंटिंग पीरियड, पूरे साल का प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे कि जो आपके मार्क्स होते हैं वो किसी एक दिन के मार्क्स नहीं होते, पूरे साल आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं। जैसे कि यूटी में कितने थे आपके, वीकली टेस्ट जब हुए तो उसमें कितने मार्क्स थे, हाफ ईयरली में कितने थे, फाइनल कितने थे, फिर लास्ट में कंसोलिडेटेड अलग से निकाला जाता है कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही। ठीक है, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी पोजीशन फाइंड आउट की जाती है कि आप क्लास में कहां स्टैंड करते हैं। दैट इज व्हाट इज द रैंक, आपकी रैंक क्या है क्लास में, आपकी फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, और फर्स्ट आप आगे से हैं, फर्स्ट आप पीछे से आए हैं। तो जो भी आपकी पोजीशन है वो हम पोजीशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही हम बिजनेस की भी फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकालने का मतलब ये नहीं है कि हम बिजनेस का रैंक निकाल रहे हैं कि बिजनेस का क्या रैंक आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया। नहीं, बिजनेस का हम रैंक नहीं निकालते, हम उसकी पोजीशन एज एन चेक करते हैं कि बिजनेस के पास कितनी असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। करेक्ट, तो दो चीजें हो गए, दो पार्ट हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। पहला पार्ट क्या है, एज पर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पहला क्या है आपका, जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, और दूसरा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन।
अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो हमें चेक करनी है वो हमारे को, उसके लिए हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब नाउ इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग करना इट इज अ प्रोसेस, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इन टोटल देयर आर 7 स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो उसका जो ये एंड प्रोडक्ट है, जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो एंड में जो हमें प्रोसेस लाइक प्रोडक्ट मिलता है वो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसीलिए हम इसको फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि हम साल के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमने पता लगाया कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस। देखो हम बिजनेस करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अकाउंट्स बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो हमने एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। नाउ दिस इज आवर फाइनल स्टेप, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? फाइनल अकाउंट्स भी बोल दिया। नाउ अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो एक उसमें क्या आती है? इनकम स्टेटमेंट आती है, जो कि हमारे इनकम के बारे में, प्रॉफिट के बारे में बताती है। तो आई टोल्ड यू कि उसके लिए हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इट हैज 2 पार्ट। कितने पार्ट हैं इसके? 2। वेयर एंड वन इज द ट्रेडिंग अकाउंट दैट शोज ग्रॉस प्रॉफिट। अब ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हमें क्या पता चलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब जरूरी थोड़ा प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी तो हो सकता है, बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट या लॉस, तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा ट्रेडिंग की हेल्प से या ग्रॉस लॉस पता चलेगा, बट दोनों में से कोई एक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉफिट भी हो गया और लॉस भी हो गया, नहीं, ईदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, एक पीरियड का है, ऐसा नहीं है कि एक दिन का प्रॉफिट नहीं निकाला हमने, पूरे साल का, अकाउंटिंग ईयर का हमने प्रॉफिट क्या करा है? कैलकुलेट करा है। एंड द अदर स्टेटमेंट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो दूसरी हमारी जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो पता लगता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है, जो कि हमें क्या बताती है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। दिस इज द फाइनल प्रॉफिट जो हमने अर्न करा। एक हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसी की हेल्प से हमने नेट प्रॉफिट अर्न करा है। गॉट इट? तो दिस इज द फाइनल प्रॉफिट जो बिजनेस ने अर्न करा है। नेक्स्ट क्या है? अ पोजीशन, जो हमारे को क्या है? पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं हम इसको, कि बिजनेस की पोजीशन बता रही है, बिजनेस कहां पे स्टैंड करता है, बिजनेस की कितनी असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। तो वो हमें पता चलती हैं किसकी हेल्प से? बैलेंस शीट की हेल्प से। तो हम इसमें 3 चीजें बनाते हैं। एक हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, एक हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ये जो दो हम बना रहे हैं ना, ये हम बना रहे हैं टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, मतलब हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें बता रहे हैं कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म करा। और बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं ना, दिस इज टू चेक कि बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है। तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या बताती है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। और ये क्या बता रही है? हमारी परफॉर्मेंस बताता है कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म करा है। करेक्ट? तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं हम। अब हमने बताया, मैंने आपको बताया कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले देखो, सबसे नंबर 1 प्रोसेस होता है ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, बिजनेस के पैसों से रिलेटेड है या नहीं है। फिर उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसकी एक समरी बनाते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ये हमारे पास एक समरी आ गई हमारे पूरे सब अकाउंट्स की, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम पता लगाएंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब हमारे जितने भी अकाउंट्स है ना, उनको हमने एज पर मॉडर्न अप्रोच 5 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। असेट्स होंगे या तो वो हमारी, या वो हमारी लायबिलिटी होंगे, या एक्सपेंस होंगे, या इनकम होगी, या कैपिटल होगी। तो यही हमारे 5 क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स की, करेक्ट, जो हम फॉलो करते हैं। अब असेट्स जो है उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस में क्या आ गया, वो डेबिट साइड पे आ गया, करेक्ट। तो डेबिट साइड पे क्या आ गया, एक हमारी असेट्स आ गई, क्लियर। देन उसके बाद तो डेबिट साइड पे क्या आ गया हमारे पास, असेट्स आ गई, करेक्ट। अब असेट्स को हमने कहा शो करना है, असेट्स है हमारी, तो इट विल बी शोन एट
बैलेंस शीट। कहां आएगी ये हमारी बैलेंस शीट। ना बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इसकी कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होती है। तो बैलेंस शीट की या तो लाइबिलिटी साइड होती है या क्या होती है आपकी असेट साइड। मतलब एक साइड लाइबिलिटी साइड है, दूसरी साइड क्या है आपकी असेट साइड है। लेफ्ट साइड पे हम अपनी लाइबिलिटी शो करते हैं, राइट साइड पे असेट शो करते हैं। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप अपने एक बैक ऑफ द माइंड आप रख सकते हो कि जो असेट साइड है वो डेबिट साइड है और जो लाइबिलिटी साइड है वो आपकी क्रेडिट साइड है। बट आपने लिखना नहीं है कहीं भी, ये आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि बैलेंस शीट की जो असेट साइड है वो डेबिट साइड है और जो लाइबिलिटी साइड है वो आपकी क्रेडिट साइड है। गॉट इट। तो असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसीलिए ये कहा आएगी बैलेंस शीट में असेट साइड पे। ठीक है। देन वी हैव लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज हम कहां शो करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये भी बैलेंस शीट में आएगी, बट कौन सी साइड में, लाइबिलिटी साइड में। तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे हमने क्या आता है, एक लाइबिलिटी आती है। ठीक है। देन वी हैव एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे एक तो असेट्स आते हैं, दूसरा क्या आते हैं आपके एक्सपेंसेस आते हैं। अब जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं कि बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है लॉस, क्योंकि मेजरली दो चीजें हैं भाई, या तो इनकम और एक्सपेंस, इन्हीं की हेल्प से पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो ये जो यूज होते हैं ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। अब एक्सपेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हमारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसे हम अभी डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। ठीक है। बट आप देख लो कि इनको हम कहां शो करते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। अब ये या तो एक्सपेंसेस या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, या तो ट्रेडिंग से कैलकुलेट होगा या प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से कैलकुलेट होगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। कौन से अकाउंट में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अब एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो किस साइड आएगा आपका, डेबिट साइड पे। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। किस साइड आएंगे, क्रेडिट साइड पे आएंगे। ठीक है। तो दिस विल बी शोन एट क्रेडिट साइड, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे। एक्सपेंस है तो किस साइड आएंगे, आपके डेबिट साइड पे आएंगे। गॉट इट। अब नेक्स्ट है आपकी इनकम। अब इनकम का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो यहां पे ट्रायल बैलेंस में हम क्रेडिट साइड पे क्या क्या आ सकती हैं, लायबिलिटीज आ सकती हैं और इनकम आ सकती है। अब इनकम भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज रिलेटेड टू गुड्स। जो हमने इनकम अर्न करी वो गुड्स से रिलेटेड है, मतलब गुड्स बेच के हमने इनकम क्या करी है, अर्न करी है। इसको हम शो करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर एग्जांपल सेल्स, जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमें जो इनकम मिल रही है वो गुड्स से रिलेटेड है, तो उसे हम कहां शो करेंगे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इनकम है और कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। विच इज अदर इनकम, गुड्स से रिलेटेड नहीं है, कोई और इनकम है, हमें डेट क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल गया तो हमारी इनकम है। करेक्ट। तो हम इसे कहां शो करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है। तो इनकम का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये आएगा आपका क्रेडिट साइड पे ही आएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट की या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। नेक्स्ट है कैपिटल। अब कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। हम जितना मर्जी बोल दें कि ये लाइबिलिटी नहीं है, बट इट इज अ लाइबिलिटी। वो बात अलग है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है, हमने किसको देना है, बिजनेसमैन को देना है। तो हम इसको कहां शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इसका जो नेचर है वो वही नेचर है जो बाकी लाइबिलिटीज का होता है, बट द ओनली डिफरेंस इज ये हमारी
इंटरनल लाइबिलिटी है, हमने बिजनेसमैन को ही देना है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अलग शो कर दिया। तो ये क्या होगी हमारी कैपिटल आ गई लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो क्रेडिट साइड पे क्या क्या आ सकता है, लाइबिलिटीज आ सकती है, इनकम, और क्या आ सकता है आपका कैपिटल। तो वो जो मैंने आपको 5 क्लासिफिकेशन बताई थी उनमें से पहली असेट्स वो हमेशा कहां आएगी, डेबिट साइड पे आएगी, उसका बैलेंस डेबिट होता है। फिर एक्सपेंस, उसका भी बैलेंस डेबिट होता है। फिर लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइटम कहां पे आएगी, कौन से अकाउंट में आएगी, बैलेंस शीट में आएगी, कहां आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने यही गलत कर दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ही कंफ्यूज हो गए, तो आपकी बैलेंस शीट तो मैच कर जाएगी बट आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यह समझना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं और इनडायरेक्ट। तो आर दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू। अब ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि किससे रिलेटेड होंगे, मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कहां होगी, फैक्ट्री में। ठीक है, अब प्रोड्यूस क्या करने हैं, हमने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए हमने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, तो परचेज ऑफ स्टॉक या रॉ मटेरियल, ये भी हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। या उस रॉ मटेरियल को अपने सेल्स पॉइंट तक लेके जाने के लिए या अपने गोडाउन में लाने के लिए जो हमने पैसा खर्च करा है, जो हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करी है, वो भी हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस में ही काउंट होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को आप याद मत करो, आप उसको रिलेट करने की कोशिश करो, उसका मतलब समझने की कोशिश करो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। अब वो कहां होगी, फैक्ट्री में होगी, तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड खर्चे हैं या गुड्स से रिलेटेड जो भी हमारे खर्चे हैं, वो सारे के सारे क्या है, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, फ्यू एग्जांपल्स, वेजेस। अब वेजेस होती क्या है, अब बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है सैलरी और वेजेस में। तो उनको लगता है भी सैलरी क्या है, आप मंथली देते हैं, वेजेस क्या होती है आपकी, डेली देते हैं। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस है जो कि जनरली फॉलो की जाती है कि सैलरी हम मंथली दे देते हैं, वेजेस जो होती है वो डेली बेसिस पे देते हैं, बट दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये कोई डिफरेंस नहीं है कि वेजेस डेली मिलती है, सैलरी आपकी क्या होती है, मंथली मिलती है। जो एक्चुअल में डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस क्या है, वेजेस को हिंदी में बोलते हैं मजदूरी, करेक्ट। अब मजदूरी किसको देते हैं, जो मजदूर है, लेबर है, जो फिजिकल एफर्ट करते हैं, जो फिजिकल एफर्ट कर रहे हैं उनको जो पेमेंट की जाती है वो वेजेस होती है। और जो अपना मेंटल स्किल यूज करते हैं, ठीक है, उनको जो हम पेमेंट करते हैं वो क्या होती है, हमारी सैलरीज होती हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो वेजेस किसको देनी है, मजदूरों को, और वो लेबर कहां काम करेगी, फैक्ट्री में, तो इसलिए वेजेस भी क्या है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोल दो। पार, अब पार कहां यूज होती है, पार होती क्या है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। अब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी कहां यूज होगी, फैक्ट्री में यूज होगी। कोल कहां यूज होगा, फैक्ट्री में। गैस कहां यूज होगी, फैक्ट्री में। फ्यूल फैक्ट्री में। फैक्ट्री रेंट, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज। अब क्या है ये कैरेज, फ्रेट और कार्टेज, बेसिकली ये एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हमारी, सामान को इधर से उधर लेके जाने की जो हमारी कॉस्ट है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, अब नाम अलग अलग क्यों है, नाम अलग अलग क्यों है, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो पहले क्या होता था, पहले जब हम सामान इधर से उधर लेके जाते थे तो हम यूज करते थे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट। तो उसका जो किराया होता था हम उसको बोलते थे कार्टेज। फिर थोड़ा सा इवॉल्व हुए, फिर अब हम क्या यूज करने लगे, ट्रक्स यूज करने लगे। ठीक है, तो उसका जो किराया होता था उसको बोल देते थे कैरेज। अब थोड़ा सा और एडवांसमेंट आई, फिर हम क्या यूज करने लगे, शिप्स, बाय एयर सामान आने लगा, तो उसका जो किराया होता है उसको क्या बोल देते हैं, फ्रेट बोल देते हैं, है ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये अब इसमें क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, आप इसको समझो। अगर मैं स्पेसिफिकली कैरेज की बात करूं, ऑल्दो दिस अप्लाइज टू फ्रेट ऑल्सो, कार्टेज ऑल्सो। अब एक होता है इनवर्ड, एक होता है आपका आउटवर्ड।
इनवर्ड मतलब टूवर्ड्स इन, सामान लाने के लिए जो पैसे खर्च किए गए, तो ये दिस इज रिलेटेड टू परचेज। भाई हमने सामान खरीदा और अपने गोडाउन तक लाने के लिए, फैक्ट्री तक लाने के लिए जो हमने किराया दिया, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। तो ये जो हमारे खर्चे हैं ना, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब टूवर्ड्स आउट, कि हमने क्या करा, गुड्स बेचे। अब गुड्स बेच के हमने उनको बोला भाई हमारी फ्री होम डिलीवरी है, हम आपको घर तक फ्री में पहुंचाएंगे, बट हमने तो पैसा खर्च किया ना उसके लिए, तो वो हमारा इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। हम अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो ये जो हो जाएगा, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो डायरेक्ट है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, इनडायरेक्ट है तो पीएनएल अकाउंट में आएगा। तो कैरेज में ये कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि हम कैरेज को कहां शो करें। तो सिंपल, अगर तो लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर लिखा कैरेज आउटवर्ड तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट में आएगा। बट अगर कुछ भी नहीं लिखा फिर क्या करें? तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं लिखा तो हम उसको कैरेज इनवर्ड मान के चलते हैं और हम उसे कहां शो करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, डेबिट साइड पे। क्लियर? ये है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब दीज आर शोन एट द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। कहां शो करना है हमारे को? डेबिट साइड में शो करना है, किसके? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। करेक्ट? नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जो क्या हुआ, डायरेक्ट को तो हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, परचेज से रिलेटेड, तो ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर? अब क्या है, जो एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं है ना, वो इनडायरेक्ट हो गया। जो एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं है वो क्या है? आपके इनडायरेक्ट है। तो आपको जो फोकस करना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे फोकस करना है। आप एक बार बस ये समझ लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हैं, तो इसके अलावा जो भी बच गए वो सारे के सारे क्या हैं? आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं है वो क्या हो जाएंगे? आपके इनडायरेक्ट हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वर्ड से ही समझ आ रहा है कि इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं है। क्लियर? फ्यू एग्जांपल्स। सैलरी, अब सैलरी कहां देते हैं हम? ऑफिस में, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री। ऑफिस का रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन, ट्रेड एक्सपेंसेस। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब बच्चों को लगता है जहां वर्ड आ गया ट्रेड, तो ये तो ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है, बट ये नहीं, ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, ये आपका ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ट्रेड एक्सपेंस होता क्या है? बेसिकली ट्रेड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा सेल्स रिलेटेड खर्चा है, ये हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा नहीं है, तो ये हमारा पीएनएल अकाउंट में आएगा। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसे हम कहां शो करेंगे? पीएनएल अकाउंट में शो करेंगे। देन वी हैव डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने किसी से लोन लिया, ठीक है, किसी को कमीशन दी या, ठीक है, तो ये क्या है? हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नाउ इनको हम कहां शो करते हैं? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारे को ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। होता क्या है कि गलती क्या होगी कि आपने डायरेक्ट नाम बोल के उसको इनडायरेक्ट बोल के पीएनएल अकाउंट में शो कर दिया, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने उसे डायरेक्ट एक्सपेंस जो था उसे आपने इनडायरेक्ट मान लिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट गलत हो जाएगा, बट नेट प्रॉफिट आपका सही आएगा और बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगी, बट आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कुछ स्पेशल आइटम्स हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। तो सबसे पहला है रेंट। अब रेंट जो है ना, ये हमारी इनकम भी हो सकती है और ये हमारा एक्सपेंस भी हो सकता है। भाई रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है, और रेंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारी इनकम है। तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि ये हमारा इनकम है या एक्सपेंस है? लिखा तो है नहीं, या तो लिख दे भाई रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, कुछ भी नहीं लिखा। भाई रेंट पेड लिखा तो ऑब्वियसली हमारा खर्चा है, रेंट रिसीव लिखा है तो हमारी इनकम है। अब कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो हम देखेंगे कि हमें बैलेंस किसका दिया हुआ है। अगर हमें रेंट का डेबिट बैलेंस गिवन है तो ये हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंसेस हैज डेबिट बैलेंस, ठीक है। बट अगर बैलेंस क्रेडिट है तो इसका मतलब ये हमारी क्या है? इनकम है, रेंट रिसीव। अब एक्सपेंस है तो कहां आएगा? डेबिट साइड में, इधर ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? अब कैसे पता चलेगा ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में? तो रेंट के बारे में हमें लिखा होगा कि रेंट कौन सा है। अगर फैक्ट्री का रेंट है
तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे, ऑफिस का रेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। अब कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, इसे हम ऑफिस का रेंट मानेंगे। ठीक है, तो रेंट अगर किसका है, आपका फैक्ट्री का, या रेंट किसका है, आपका ऑफिस का। फैक्ट्री का है तो डायरेक्ट हो गया क्योंकि रिलेटेड टू फैक्ट्री है, ऑफिस का है तो इनडायरेक्ट हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेंस, एक्सपेंस की बात कर रहा हूं मैं आपकी। ठीक है, इनकम में तो ऐसा कुछ नहीं है, करेक्ट, बट एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वी हैव डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में भी दो चीजें होती हैं, या तो अलाउड है, हमने डिस्काउंट दिया है, या रिसीव है। अब यहां तो कुछ नहीं लिखा कि अलाउड है या रिसीव्ड है। ठीक है, या तो लिख दे कि डिस्काउंट अलाउड तो हमारा खर्चा है, हमने डिस्काउंट दिया है, रिसीव्ड मतलब हमें डिस्काउंट मिला है तो हमारी इनकम है। अब कुछ भी नहीं लिखा, करेक्ट, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि अलाउड है या रिसीव्ड है। तो जो डेबिट साइड पे गिवन होगा वो हमारा अलाउड है, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, हमने डिस्काउंट दिया है। अब क्रेडिट साइड पे गिवन है तो ये क्या हो गया, आपका रिसीव्ड है, तो दिस इज आवर इनकम। क्लियर? सेम फॉर कमीशन। कमीशन भी क्या हो सकती है आपकी, कमीशन पेड। अब वो बोल रहे पेड है, पेड है तो कमीशन हमने पे करिए, हमारा एक्सपेंस है। रिसीव्ड है तो हमारी क्या है, इनकम है। अब कुछ नहीं लिखा तो डेबिट बैलेंस जो है वो हमारा पेड वाला हो जाएगा, मतलब एक्सपेंस, और क्रेडिट वाला क्या हो जाएगी, हमारी इनकम हो जाएगी, दैट इज रिसीव्ड, दिस इज इनकम। नेक्स्ट परचेज एंड सेल्स। ठीक है, तो हमें परचेज और सेल्स का दोनों का एक साथ अमाउंट दे दिया, तो डेबिट साइड वाली हमारी परचेजेस है और क्रेडिट साइड वाली हमारी क्या हो जाएंगी, सेल्स हो जाएंगी। भाई हमने गुड्स खरीदे, परचेज करें तो हमारा खर्चा है तो डेबिट हो गया, और गुड्स बेचे हैं तो हमारी इनकम है तो हमारी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। क्लियर? रिटर्न्स। अब रिटर्न्स मतलब जो भी हमने सामान खरीदा है या तो वो हमने वापस कर दिया, या जो सामान हमने बेचा था वो हमारे पास वापस आ गया। तो या तो रिटर्न्स में हमें बोल दे कि परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। ठीक है, तो ये तो हमें बताया नहीं, तो या तो ये दिस इज रिलेटेड टू परचेज, दिस इज और सेल्स, या तो बोल दे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। हम नहीं बोला तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो, जब हमने गुड्स खरीदे थे तो हमारा खर्चा था, अब वापस कर रहे हैं तो हमारा खर्चा कम हो गया ना, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो जो क्रेडिट वाली है वो हमारी परचेज रिटर्न है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब गुड्स हम वापस कर रहे हैं तो हमारी गुड्स कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, असेट्स कम हो रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर डेबिट है तो ये हमारी सेल्स रिटर्न। अब इसका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब टुवर्ड्स इन, भाई हमने सामान बेचा था, अब रिटर्न आ गया हमारे पास, इनवर्ड हमारे पास रिटर्न आ गया तो वो सेल्स रिटर्न है। ठीक है, अब जब हमने वापस करा तो सामान बाहर गया ना, हमने बाहर वापस करा तो इसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड। अगर कभी फिर भी कंफ्यूजन होना तो बहुत सिंपल सा तरीका है, परचेज का बैलेंस डेबिट है तो परचेज रिटर्न उसका उल्टा हो जाएगा क्रेडिट, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स हमारी असेट्स होते हैं तो डेबिट वाला जो है वो क्या हो जाएंगे आपके डेटर्स, और क्रेडिट वाले क्या हो जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है, कैपिटल एंड ड्राइंग। आई टोल्ड यू कैपिटल क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जो क्रेडिट वाली है वो कैपिटल है और जो डेबिट वाली है वो हमारी क्या है, ड्राइंग्स। अब देखो, ड्राइंग्स एक एसेट है हमारी, हमने बिजनेसमैन ने पैसा विड्रॉ करा, हमने उससे पैसा लेना है ना, बट ये एक ऐसी एसेट्स है जिसके बदले में हमें पैसा मिलता नहीं है। ठीक है, तो हम इसे असेट साइड पे शो नहीं करते, हम इसे करते क्या है, साल के एंड में हम इसे कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग्स है इसका बैलेंस डेबिट जरूर है, बट ये असेट साइड पे नहीं आएंगी, है हमारी ये असेट्स, बट हमें ये पैसा मिलेगा नहीं, हम उसे एडजस्ट करेंगे तो हम कैपिटल में से क्या कर देते हैं,
माइनस कर देते हैं। करेक्ट। देन वी हैव वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा ये गलत दिखाया हुआ है कॉपी पेस्ट के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज आर एक्सपेंस, एक्सपेंस का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता है, तो दिस इज रॉन्ग। करेक्ट। तो एक्चुअल में क्या है, वेजेस एंड सैलरीज। अभी हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे इसके बैलेंसेस गिवन है। प्रॉब्लम यहां पे क्या है, प्रॉब्लम यहां पे ये है कि वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस कहां आएगा, ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट कहां आएगा, पीएनएल अकाउंट में। अब अमाउंट तो एक ही दिया हुआ है, अब दोनों, अब इस अमाउंट का क्या करें, दोनों अकाउंट में शो करें। अब एक अमाउंट है, एक ही जगह शो कर सकते हैं, दो जगह तो शो नहीं कर सकते। तो या तो हमें यह बता दें कि इसके अंदर से 50% वेजेस है, 50% सैलरीज है, या 1/3 वेजेस है, तो बाकी 2/3 क्या हो जाएगी, आपकी सैलरीज हो जाएगी। अब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले वाला नाम है, दैट मींस उसकी जो वेटेज है वो ज्यादा है। तो यहां पे किसकी ज्यादा वेटेज है, वेजेस की, क्योंकि पहले लिखा हुआ है वेजेस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसे हम शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। यहां पे किस क्या दिया हुआ है, सैलरीज एंड वेजेस। तो पहले क्या दिया हुआ है, सैलरीज, तो वेटेज ज्यादा किसकी है, सैलरीज की। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये कहां आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। आएंगे डेबिट साइड ही, क्योंकि बोथ आर एक्सपेंसेस, दोनों के दोनों क्या है, हमारे खर्चे हैं, तो हम उसे डेबिट साइड पे, जो दिखाया क्रेडिट साइड पे, ये गलती से कॉपी पेस्ट में हो गया था आपका। करेक्ट। देन वी हैव लोन। अब लोन में क्या होता है, लोन हम किसी को दे भी सकते हैं, किसी से लोन ले भी सकते हैं। अगर हमने लोन दिया है तो हमारी असेट्स है, और अगर हमने लोन क्या है, लिया है, तो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। तो या तो वो बोल दे भाई, जैसे अब लिखा हुआ है लोन फ्रॉम एक्स, लोन फ्रॉम एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स से हमने लोन लिया है तो हमारी लायबिलिटी है। लोन टू एक्स, लोन टू एक्स का मतलब एक्स को हमने लोन दिया है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, असेट्स। अब कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लोन लिखा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा, तो अगर डेबिट बैलेंस है तो हमारी ये असेट है, क्योंकि असेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो ये लोन एंड एडवांसेस बोलते हैं हम इसको, क्या है ये, लोन एंड एडवांसेस। तो जब भी ये वर्ड यूज हो ना, लोन एंड एडवांसेस, तो इसका मतलब हमने लोन क्या है, दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है लोन हमने किसी को, तो ठीक है। क्रेडिट बैलेंस है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल आइटम्स थी जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती थी। ये मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कवर कर सकूं। अगर फिर भी कुछ रह जाएंगी तो विल डिस्कस लेटर, हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, फॉर्मेट। नेक्स्ट क्या है आपका, फॉर्मेट हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। हमारी यही सीक्वेंस होती है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिसकी हेल्प से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। फिर हम बनाते हैं पीएनएल अकाउंट जिसकी हेल्प से हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। देन हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बट ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग बनाओ, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा क्वेश्चन करते टाइम आप तीनों को एक साथ ही बनाना स्टार्ट करो, ताकि उससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्या होता है कि एक बार आपने ट्रायल बैलेंस देखा, जो आइटम जहां जानी है, अगर वो ट्रेडिंग की है तो उसको ट्रेडिंग में दिखा दिया, पीएनएल की है तो पीएनएल में दिखा दिया, बैलेंस शीट की है तो बैलेंस शीट में दिखा दिया। बट क्लोज पहले किसको करना है, ट्रेडिंग को, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और फिर बैलेंस शीट को, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बना रहे हैं, ये हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। तो इसका जो नेचर है, ये नॉमिनल अकाउंट है, और ये पूरे साल के लिए बनता है, ये एक पर्टिकुलर डेट को नहीं बन रहा। तो इसलिए बोलते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, या जो भी आपका ईयर है। 31 मार्च में इसलिए कह रहा हूं कि हम जो फॉलो करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसका जो नेचर है ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट जिनमें हम इनकम और एक्सपेंसेस दिखाते हैं, ठीक है। तो जो डेबिट साइड है वो हमारी एक्सपेंसेस की होती है, ये आपको माइंड में याद रखना है, आपको लिखना नहीं है। और क्रेडिट साइड पे हम अपनी क्या शो करते हैं, इनकम शो करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, अब जो भी हमने सामान बेचा,
पहले हम उसकी कॉस्ट देखते हैं कि हमें क्या कॉस्ट पड़ी, एक्सपेंस क्या क्या हुए। तो सबसे पहले यहां पे आता है ओपनिंग स्टॉक, कि जो सामान हमारे पास साल के शुरू में पड़ा हुआ था वो हमने बेचा, तो वो भी तो हमारा खर्चा है भाई। पिछले साल बच गया था, इस साल का क्या हो गया, वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो वो भी हम इस साल सेल करेंगे, उसे भी हम कॉस्ट में कंसिडर करेंगे, तो वो हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। फिर हमने इस साल कुछ खरीदा, तो वो क्या आ गई हमारी टू परचेजेस। अगर हमने कुछ सामान वापस कर दिया है तो वो हम इसमें से माइनस करेंगे, जिसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। तो ये आउटर में हम दिखाएंगे, इसे हम बोलते हैं नेट परचेजेस। क्या है ये हमारी नेट परचेजेस। फिर इस सामान के ऊपर हमने कोई इसकी प्रोडक्शन के ऊपर या इसको अपने गोडाउन तक फैक्ट्री तक लाने के लिए जो भी पैसा खर्च करा है, जिसको हम इन जनरल क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए सारे के सारे। तो ये तो हमने सारे अपने एक्सपेंसेस दिखा दिया। क्रेडिट साइड पे क्या आएंगी, इनकम। तो इनकम क्या है, सबसे पहले हमारी कौन सी इनकम शो करेंगे हम यहां पे, जो गुड्स से रिलेटेड हमारी जो मेजर इनकम है, मेन जो आपकी इनकम है वो कौन सी होती है, आपकी गुड्स बेच के जो हमें पैसे मिले, दैट इज आवर सेल्स। तो बाय क्रेडिट साइड पर हम क्या लिखेंगे, बाय सेल्स अकाउंट। अब इसमें से भी अगर हमने कोई सामान वापस आया है हमारे पास, तो हम माइनस कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। तो ये हमारी आ गई नेट सेल्स। तो मेजर हमारे को जो इनकम होती है वो यही होती है कि गुड्स बेच के हमें जो पैसा मिला है, और वो हमारा सेल्स होता है। ठीक है। फिर अगर कुछ सामान जो हमने खरीदा और बच गया, तो जब हमने खरीदा था तो हमने उसे खर्चा माना था, अब वो बच गया तो वो हमारी इनकम है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये ट्रायल बैलेंस में नहीं गिवन होता, तो इसलिए बच्चे कई बार इसको स्किप कर देते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक जो होगा दैट विल नॉट बी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, उसको आपको क्या करना है, एज एडिशनल इंफॉर्मेशन सर्च करना है कि वो कहां पे गिवन है, और उसको फिर यहां पे शो करना है। और जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस में नहीं गिवन होती, उसका इफेक्ट दो जगह जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा दो जगह आएगा। अब हम इसे क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने का वही तरीका, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल होगा। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी या आपकी डेबिट साइड ज्यादा आएगी। अगर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हमारी बैलेंसिंग फिगर कहां बचेगी, डेबिट साइड पे। तो टू बैलेंसिंग फिगर, ये या तो हमारा प्रॉफिट होगा या हमारा लॉस होगा। अब क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट मतलब हमारी इनकम, डेबिट पे हमने क्या शो करे थे, हमारे एक्सपेंसेस। तो हमारी इनकम ज्यादा है किससे, एक्सपेंसेस से, तो इस केस में हमारे को प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने ज्यादा पैसे कमाए हैं, इनकम हमारी ज्यादा हुई है और खर्च हमने कम करा है, तो दिस इज प्रॉफिट। ठीक है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब जरूरी थोड़ी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, डेबिट साइड का टोटल भी ज्यादा हो सकता है। तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड बचेगी आपकी, क्रेडिट साइड पे। तो बाय, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर। अब क्रेडिट साइड पे हमारी इनकम है, डेबिट पे एक्सपेंस है, डेबिट ज्यादा है, तो दिस विल बी लॉस। ये क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो बाय ग्रॉस लॉस। बट दोनों में से एक बचेगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट का हमें करना क्या है, इसी की हेल्प से हम फर्दर एक और अकाउंट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो यहां लिखा भी होता है टू ग्रॉस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बाय ग्रॉस लॉस टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। डेबिट साइड
एंड क्रेडिट। जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उनकी दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं बट एक दिन का तो नहीं कैलकुलेट होगा, तो फॉर द ईयर, पूरे साल का, एंडेड 31 मार्च। तो जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं तो हमारा सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहला हमारा काम होता है ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना। बिना ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो बेस होता है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे। अब देखो, अगर प्रॉफिट है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे शो करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर लॉस है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस लॉस अकाउंट। सेम वही एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे और इनकम्स क्रेडिट साइड पे, तो हम यहां लिख देंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब गुड्स बेचने के अलावा अगर हमें कोई इनकम्स हुई हैं तो वो हम यहां शो कर देंगे क्रेडिट साइड पे। इसको हम बोल देते हैं बाय अदर इनकम्स। मैंने आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, डिस्काउंट मिल गया हमारे को, कॉटेड, या कहीं हमने जगह रेंट पे दी हुई थी वो रेंट मिल गया हमारे को, लोन दिया हुआ था किसी को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया हमारे को। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। अब हम इसे क्लोज करेंगे, सेम वही प्रोसेस है क्लोज करने का। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ गया तो बैलेंसिंग फिगर कहां बचेगी, डेबिट साइड में। तो इनकम ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो दिस इज प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को हम क्या बोल देंगे, नेट प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर आया कैसे, ये हमारे पास बैलेंस करके, तो दिस इज बैलेंसिंग फिगर। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर कहां आएगी, क्रेडिट साइड पे, तो बाय नेट लॉस अकाउंट। दिस इज ऑल्सो बैलेंसिंग फिगर। जब हम अकाउंट बैलेंस करेंगे तो एक ही बैलेंसिंग फिगर बचेगी ना, तो या तो ये बचेगी या ये, ईदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब नेट प्रॉफिट आ गया या नेट लॉस हो गया, कुछ भी हुआ, अब क्या करें इसका, एक ही बंदा है, सिंगल ओनर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो हम उसको दे देंगे, लॉस होगा तो उससे ले लेंगे। अब बिजनेसमैन के साथ अगर हमको डील करते हैं तो हम कभी भी कैश में डील नहीं करते। तो अगर हमें उसे प्रॉफिट देना है तो कैश नहीं देंगे, उसे चाहिए तो वो विड्रॉ कर ले इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स, बट हम उसकी कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, दिस इज आवर बैलेंस शीट, ये हम एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं, एज ऑन डेट। ठीक है, या डेट आप लिख दोगे कौन सी डेट को बना रहे हैं, तो जनरली ये साल के एंड में बनती है, तो एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, इसकी कोई भी डेबिट साइड या क्रेडिट साइड नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें हम लायबिलिटी शो करते हैं और राइट साइड पे हम इसके असेट शो करते हैं। बट बैक ऑफ द माइंड मैंने आपको बोला था कि आप ये रख सकते हो माइंड में, आपको लिखना नहीं है, बट बैक ऑफ द माइंड आपको पता हो कि असेट साइड मतलब डेबिट बैलेंसेस और लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड है। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? अब हम जैसे कि कैपिटल है, लायबिलिटी है हमारी, यहां पे हम शो करेंगे कैपिटल। तो ये जो हमें ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दी है जिसे हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अगर उसने कुछ पैसा विड्रॉ करा है ड्यूरिंग द ईयर जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं तो वो हम माइनस कर देंगे, और अगर कोई प्रॉफिट हुआ इस साल तो वो ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस है तो उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस। बट कौन सा, नेट, ग्रॉस नहीं। ठीक है, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। बट अगेन या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये जो कैपिटल आती है इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारी लायबिलिटीज में आ गई। नेक्स्ट हम और कौन सी लायबिलिटीज हो सकती हैं, लोन। अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है, सॉरी लोन लिया हुआ है किसी से,
देन उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, अब आपने बैंक वालों को पैसे देने हैं, तो दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। देन और क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई इनकम मिल गई आपको एडवांस में, तो एडवांस इनकम, तो ये जनरली हमारी इनकम और लाइक जो भी हमारी लाइबिलिटीज हैं वो ये सब है। असेट्स में हम शो करें तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है। देन वी हैव डेटर्स, कैश, बैंक, एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली बट हमें मिली नहीं, हमारा राइट बनता है, हमारी असेट्स हमने लेनी है, ठीक है। देन वी हैव प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इन लास्ट वी हैव क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा सामान बच गया, जो स्टॉक बच गया, जो बिका नहीं, ठीक है। तो मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं गिवन होता, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है, करेक्ट। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके डबल इफेक्ट आते हैं, क्योंकि हमने उसे रिकॉर्ड नहीं करा हुआ, रिकॉर्ड करा होता तो ट्रायल बैलेंस में होता। तो हम जब रिकॉर्ड करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो हमने एक दिखाया कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट पे, तो आप देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने उसे कहां दिखाया, क्रेडिट साइड पे, क्लियर। तो क्रेडिट एस्पेक्ट ये हो गया। फिर हमने कहां दिखाया दूसरा, बैलेंस शीट में असेट साइड पे, मतलब ये वाला डेबिट एस्पेक्ट हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक के साथ एक चीज और है समझने वाली, कई बार क्या होता है, आपको क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज गिवन होती हैं, एक होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू और एक होती है आपकी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 1 लाख और इसकी जो कॉस्ट है वो है 70,000। अब हम तो सिर्फ एक ही वैल्यू शो कर सकते हैं, हम दो तो नहीं शो कर सकते। तो इसमें हमें कौन सी वैल्यू शो करनी है, तो इसमें देखो क्या होता है कि एक प्रिंसिपल है प्रूडेंस, हम वो इसमें अप्लाई करते हैं। प्रूडेंस कहता है कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो आप उसको अभी कंसिडर कर लो, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है कि फ्यूचर में वो कितने में सेल होगा, आप इसको मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हो, बट थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, मैं अभी उसमें नहीं आना चाहता। तो आप यू कैन से इट इज अ मार्केट वैल्यू। अब कॉस्ट, जब हमने खरीदा था स्टॉक 70,000 का खरीदा था, अगर बिकेगा तो 1 लाख का। अब फ्यूचर में बिकेगा तो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। प्रूडेंस कहता है फ्यूचर के लॉस को कंसीडर करना है, प्रॉफिट को नहीं। तो इस केस में हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू ना लेके क्या लेके चलेंगे, उसकी कॉस्ट लेके चलेंगे। तो हम कितना लेके चलेंगे, 70,000। अब दूसरा एग्जांपल देखो, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है आपकी 1 लाख, बट जब आपने खरीदा था तो आपने खरीदा था 1,10,000 का, खरीदा था 1,10,000 का, फ्यूचर में बेचेंगे तो कम का बिकेगा, 1 लाख का बिकेगा, मतलब फ्यूचर में लॉस होने वाला है। तो आप उसको कंसीडर कर लो, क्योंकि प्रूडेंस क्या कहता है कि एंटिसिपेट फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फॉर फ्यूचर गेन्स। तो इस केस में हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, 1 लाख की, क्योंकि फ्यूचर में लॉस होगा तो उसको पहले ही कंसीडर कर लो। गॉट इट? तो आप समझा तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, बट फिर कभी भी कंफ्यूजन हो तो आपको देखो एक सिंपल सी बात है, जो दोनों में से कम वैल्यू है वो ले लो। इन दोनों में कम वैल्यू कौन सी थी, 70,000, वो हमने ले ली। इन दोनों में से कम कौन सी है, 1 लाख, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की कई बार आपको दो वैल्यूज गिवन होंगी एडजस्टमेंट के अंदर, बट आपको कंसिडर कौन सी करनी है, जो दोनों में से कम है। क्यों करनी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फाइन, अब हम इसे क्लोज कर देंगे।
इसका जो टोटल होना चाहिए ये मैच करना चाहिए। अब टोटल भी जो हम करेंगे ये दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, ऐसा नहीं कि एक का टोटल यहां कर रहे हो और एक का ऊपर कर रहे हो। और नीचे डबल लाइन आएगी, डबल लाइन सिग्निफाइज इंडिकेट्स के ये जो टोटल है क्लोज हो गया, इसको फर्दर आगे टोटल नहीं करना है। अब ये जो बैलेंस शीट है ना, हमें पता है कि असेट्स शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज, तो हमारी जो असेट्स और लायबिलिटीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बैलेंस शीट मतलब इट हैज टू बैलेंस, दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। गॉट इट? वैसे तो बैलेंस शीट हम इसलिए बोलते हैं कि हम इसमें असेट्स और लायबिलिटी के बैलेंसेस दिखाते हैं, बट फिर भी आप इसको ऐसे भी समझ लो कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में बैलेंस होनी चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये आपने गलत है, कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हुई है। और एक चीज और जो आपको माइंड में रखनी है कि जब आप कैपिटल शो करोगे ना, तो या तो आप कैपिटल सबसे पहले शो करो या सबसे लास्ट में शो करो। ऐसा नहीं कि आपने यहां दिखा दिया क्रेडिटर्स फिर कैपिटल फिर लोन, ऐसे नहीं दिखाना। या तो सबसे पहले शो करेंगे या सबसे लास्ट में शो करेंगे। कैपिटल को मर्ज नहीं करना किसी के साथ भी, इधर सबसे ऊपर शो करो या सबसे नीचे शो करो। तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने विदाउट एडजस्टमेंट करवाया है आप बच्चों को कॉन्सेप्ट बताने के लिए। होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, आगे इसकी और फर्दर वीडियोस आएंगी, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।